नमस्कार, स्वागत है आपके वन उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड राजभवन में वसंतोत्सव की शुरुआत, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया उद्घाटन। विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों की लगी प्रदर्शनी। तो अगले 3 दिनों तक आम जनता के लिए राजभवन खुला। पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का रुद्रपुर दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। कहा नेताओं को करनी चाहिए ईमानदारी के साथ जनता की सेवा। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण और संख्या के निर्धारण को लेकर विरोध। मामले को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की दो टूक। कहा व्यवस्थाओं के लिए ही बनाई है नीति। अंकिता भंडारी की मां ने की पौड़ी डीएम आशीष चौहान से मुलाकात। कहा सरकार ने किया था परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वायदा। सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं। देहरादून आबकारी विभाग की कार्रवाई। 23 पेटी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। कार में विशेष रूप से केबिन बनाकर की जा रही थी तस्करी। उत्तराखंड राजभवन में वसंतोत्सव की शुरुआत की गई है। इसे लेकर राजभवन को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंतोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन में मौजूद रहे। आयोजन में प्रदेश के 30 विभाग हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई गई है। अगले 3 दिनों तक आम जनता के लिए राजभवन को खोल दिया गया है। अब सभी लोग यहां पर आकर रंग बिरंगे फूलों को देखकर उनका आनंद ले सकेंगे। इस आयोजन में 16 मुख्य प्रतियोगिताओं की 62 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। अपने पद पर अग्रसर भी है। लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी ने उत्साह, आपका हर्ष, आपकी पार्टिसिपेशन देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है वसंत उत्सव 2023। सच कहूं तो आज का दिन बिल्कुल अलग ही लग रहा है, क्योंकि आज जो हमारे पुष्प की पार्टिसिपेशन है, हमारे कृषकों की पार्टिसिपेशन है, आज के इस इवेंट के अंदर में बहुत नई चीजें हैं जो पहले नहीं हुई है। पहली बार है कि ये स्प्रिंग फेस्टिवल 3 दिन का है। देखिए, शिव जी का आशीर्वाद, 3 दिन का 3 दिवसीय इवेंट है। आज 3 तारीख है, तीसरा महीना है, और अगर आप देखेंगे तो आज जो पार्टिसिपेशन है वो अपने आप से अलग ही है। जो पिछली बार 200 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 785 ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है, और हर प्रकार से मैं कहूँ कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए
क्योंकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में इस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वह एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान, इसमें 700 से भी ज़्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। उन सभी को अपने अपने जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के रुद्रपुर आगमन पर भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। उसके बाद गिल रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के आचरण में शुद्धता लानी चाहिए। इससे समाज के अंदर अच्छा वातावरण बनता है और नेताओं को भी अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। जनता के हितों में ईमानदारी के साथ सेवा करने की अपील भी उन्होंने की। उत्तराखंड चारधाम में ऑनलाइन पंजीकरण और दर्शनार्थियों की संख्या के निर्धारण को लेकर तीर्थ पुरोहित और होटल एसोसिएशन इस व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से साफ किया है कि व्यवस्था कायम रहेगी और बताया कि इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई है ताकि मंदिरों में अव्यवस्था ना फैले और जिन श्रद्धालुओं के साथ हादसा होता है उनको तत्काल चिन्हित किया जा सके। 2,78,08,979 रुपए की धनराशि की हमारी बुकिंग हो चुकी है, तो ये बड़ा शुभ संकेत है। और दिनांक 18 फरवरी से प्रारंभ हुए यात्रियों का पंजीकरण जो है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ में हुआ है, 1,44,462 यात्री अपना पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण बहुत आवश्यक होता है, इससे यात्रियों का पता रहता है, कोई हादसा हो जाता है तो हमें पता रहता है कि यात्री कहाँ के थे और उनकी सूचना हमारे पास होती है। केदारनाथ में जो पंजीकृत यात्री हैं उनकी संख्या 79,558 है और बद्रीनाथ के अंदर जो यात्रियों की संख्या है वो 60,904 है। तो ये पंजीकरण की स्थिति है और मैं समझता हूं कि यात्रा बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर करने का दावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की माने तो इस बार हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से यात्रा के दौरान मरीजों को समय रहते उपचार दिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान इस बार यात्रा मार्गों पर मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी को भी तैनात किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं यात्रा के दौरान उपलब्ध हो सके। इस बार ये संभावना है कि चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज़्यादा लोग आने की संभावना है और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी 2 बार समीक्षा कर दी है। मैं भी रुद्रप्रयाग जिला, पौड़ी जिला, टिहरी जिले की समीक्षा बैठक करके आ गया हूँ और जल्दी जो है हम लोग एक स्वास्थ्य की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बार ये सोचा जा रहा है कि भाई कोई भी यात्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना आए और जो प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिया था हम कि एयर एम्बुलेंस सेवा हमको दी जाए, भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार कर दिया है और भारत सरकार ने कहा है कि एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों मिला के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसकी स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण के बाद सर्वाधिक 48% बच्चे डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में ये 27% है। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा सभागार में अधीनस्थों की बैठक लेते हुए कही। रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना था कि 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, जबकि उत्तराखंड ने 2023 में ही ये मुकाम हासिल कर लिया है और कहा कि उत्तराखंड में 109 विश्वविद्यालयों को भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन हो गया है। वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के भवनों का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
ये पहला राज्य है कि जो कि 25 नए मॉडल कॉलेज अपने राज्य में स्थापित कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा है कि शिक्षा विभाग को कि हर डिग्री कॉलेज में एंटी ड्रग कमेटी बनानी है, क्योंकि 2025 तक हमको उत्तराखंड को ड्रग फ्री राज्य करना है। तीसरा हमने अपने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर डिग्री कॉलेज में G20 के एक कार्यक्रम करना अनिवार्य है। चौथा हमने अपने कॉलेज में कहा है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव और एक दीक्षा। इस पे हमको काम करना है ताकि समय पे बच्चों की परीक्षाएं हो जाएं, समय पे रिजल्ट आ जाए, समय पे दीक्षांत समारोह हो जाए और पूरे प्रदेश में एक नज़ीरे बने कि भाई उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा में बहुत इनोवेटिव काम हो रहे हैं। उत्तराखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के सौजन्य से स्मार्ट सिटी धून लाइब्रेरी में किसान गोष्ठी एवं मिलेट भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ने शिरकत की। बता दें कि धामी सरकार के द्वारा लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मोटे और पौष्टिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा किसान मिलेट भोज का आयोजन किया गया। लोकल मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है, मंडुआ हो गया, झिंगुरा हो गया, उनसे जो डिशेस बन सकती हैं अलग अलग तरह की वो बनाई गई हैं और उन्हीं का यहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया है। और इससे प्रचार प्रसार तो होगा ही और साथ ही साथ जो हमारे लोकल मिलेट्स हैं उनकी जो पौष्टिकता है उसके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। विकासनगर में अवैध खनन करने वाले और उनको संरक्षण देने वालों की अब खैर नहीं है, यह कहना है देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर ओवरलोडिंग पर दिए गए सख्त आदेशों के चलते किसी भी तरह की ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि देहरादून में पुलिसकर्मी के साथ खनन माफियाओं द्वारा की गई वारदात को देखते हुए सभी थाना चौकियों को अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी प्रकार का कोई सहयोग अगर प्रदान करेगा तो वो नपेगा, उसके खिलाफ बहुत गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई होगी। दूसरा, खनन माफियाओं को मैं आगाह करना चाहूँगा कि अवैध रूप से खनन बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई इस चीज़ में सोच रहा है तो कृपा करके वो पीछे हट जाएं, अदरवाइज उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ओवरलोडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक दिन का भी अगर ओवरलोडिंग होगा आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि के बाद आम लोगों की कमर पहले से ही टूटी हुई है और महंगाई की मार रसोई पर भी बोझ बन गई है। मार्च महीने की शुरुआत से ही एलपीजी गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे गृहिणी की रसोई पर भारी बोझ पड़ गया है, जिसके बाद विपक्ष भी सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और लगातार महंगाई को बढ़ा रही है। 50 रुपए के लगभग घरेलू सिलेंडर पर बढ़े हैं और लगभग 350 से ज़्यादा कमर्शियल सिलेंडर पर पैसे बढ़ गए हैं। गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग है, उनकी कमर तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस के भाव काफ़ी घटे हैं और यहाँ है कि इन्होंने सामान्य व्यक्ति की जेब पर डाका डालने का। आपने ब्लड बैंक, वाटर बैंक, फूड बैंक या फिर पैसे के लेन देन वाले बैंक का नाम सुना होगा, लेकिन अल्मोड़ा में पहली बार सोच संस्था की पहल पर सैनिटरी पैड बैंक की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद छात्राओं, युवतियों व महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड मुहैया करवाना है। सोबंत सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट और विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र प्रोफेसर इलास साहा ने संयुक्त रूप से पैड बैंक का उद्घाटन किया।
पौड़ी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही अंकिता भंडारी की मां ने डीएम आशीष चौहान से मुलाकात की है। अंकिता की मां ने कहा कि बेटी की सीए की पढ़ाई छूट गई है और पति बीमार चल रहे हैं, लेकिन परिवार की कोई सुध तक नहीं ले रहा। अंकिता की मां ने कहा कि पूर्व में सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। अंकिता की मां ने कहा कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलने में भी लेट लतीफी हो रही है, वही सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में अंकिता की मां ने मांगों का जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान डीएम ने कहा कि आईसीएआई से सीए की पढ़ाई कर रही अंकिता के भाई को इंटर्नशिप का ऑफर लेटर दिया गया है। साथ ही अंकिता के पिता के स्वास्थ्य की जांच के लिए सीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने हमसे, सीएम धामी जी ने हमसे वादा किया था मेरे पति से भी कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे 5 महीने हो गए, हम दर की ठोकरे खा रहे, कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक उनके जो अंकिता भंडारी की माताजी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए टीएचडीसी में आर्टिकलशिप, सीए आर्टिकलशिप के लिए जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई करें। उनके बिना रजिस्ट्रेशन वाहन संचालन करने पर और ओवरलोड वाहन दौड़ाने के साथ यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकार टनकपुर द्वारा सुसंगत धाराओं में चालानी कार्रवाई को अमल में लाया गया। इसी क्रम में टनकपुर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान लगभग 24 वाहनों का चालान काटा गया। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार द्वारा 24 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों को सीज किया गया। आपने ब्लड बैंक, वाटर बैंक, फूड बैंक या फिर पैसे के लेन देन वाले बैंक का नाम सुना होगा, लेकिन अल्मोड़ा में पहली बार सोच संस्था की पहल पर सैनिटरी पैड बैंक की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड मुहैया करवाना है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट और विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र प्रोफेसर ईरा साहा ने इस पैड बैंक का उद्घाटन किया। पैड बैंक की शुरुआत करी है, इसके पीछे कारण यह है कि जब हम विगत 3 वर्षों से ग्रामीण इलाकों में या स्कूल्स में कैंपेन चला रहे हैं, तो ये डेटा सामने आ रहा है कि आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जो आज भी गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही है। हमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर के लोगों को अवेयर करना है, काम करना है, इसीलिए आज पैड बैंक की शुरुआत की गई है कि जो लड़कियाँ जो गाँव में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्हें जानकारी नहीं है सैनिटरी नैपकिन के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं पीरियड से रिलेटेड जो उन्हें पता होनी चाहिए, लेकिन उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है क्योंकि इतनी एजुकेशन नहीं है अभी तक गांव में। तो जो हमारी संस्था है वो एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड करती है। और दूसरी चीज़ है, जो भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटरी नैपकिन को यूज़ कैसे करना है, डिस्पोज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमारी संस्था उन्हें बताती है। और जब हम प्रोग्राम्स करने जाते हैं वहाँ पे, तो हम देखते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन क्या है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉल्व जल्द से जल्द हमें करना है, और हमारी संस्था काम कर रही है इस चीज़ के लिए। गांव में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्हें जानकारी नहीं है सैनिटरी नैपकिन के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं।